नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल पेट 2023 एग्ज़ाम के लिए जो घटना चक्र की 2 सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लगाकर 8th तक कर लिया है। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वह सभी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है कि LAC मतलब कि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है वह भारत और किसके बीच प्रभावी सीमा है, यह बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच LAC मतलब कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एक प्रभावी सीमा है। ठीक है, जो कि वर्तमान समय में ध्यान रखेगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को चीन अधिगत क्षेत्र अक्साई चीन से पृथक करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है। तो मट्टनचेरी महल केरल में स्थित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा यह जो है पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और पुर्तगालियों ने इसका निर्माण करने के बाद इसको गिफ्ट दे दिया था। किसको दिया था, ध्यान रखिएगा, एक कोची राजवंश के राजा थे वीर केरल वर्मा। ठीक है, उन्हीं को भेंट स्वरूप या मट्टनचेरी महल जो है दे दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है, केरल में। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा यदि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात की जाए तो वह मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखिएगा वह मनाया जाता है 15 मार्च को। और यहाँ पर बात हो रही है भारत की, मतलब कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, उपभोक्ता अधिकार दिवस की, तो वह 24 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है। तो ललित कला अकादमी एक दृश्य कला का शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विजुअल आर्ट्स का यह एक संस्थान है। ठीक है, अब यदि बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा यह जो ललित कला अकादमी है इसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में, मतलब कि 1954 में इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है। मतलब कि एक तरफ स्मारक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं कि वह कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए इनके जो ऑप्शन हैं वो गायब हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही देखते हैं। ए ऑप्शन में जो दिया गया है हवा महल, तो हवा महल के सामने दिया गया है पंजाब, जो कि यह गलत है। देखिए हवा महल आप सभी जानते होंगे कहाँ स्थित है, वह जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर में स्थित है हवा महल। बी ऑप्शन में जो दिया गया है विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, फिर सी ऑप्शन में जो दिया गया है नालंदा, उसके सामने असम दिया गया है, लेकिन यह भी गलत है। नालंदा कहाँ है, आप सभी जानते होंगे, नालंदा असम में, नालंदा बिहार में स्थित है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह बिहार हो जाएगा, असम ना होकर कहाँ हो जाएगा, बिहार। फिर लाल किला आप सभी जानते होंगे राजस्थान में नहीं है, सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आए हैं, ये कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है। यह कर्मयोद्धा ग्रंथ जो लिखा गया है वह किसके जीवन पर लिखा गया है। तो यह लिखा गया है नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री हुई थी,
ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे पहले जो महिला मुख्यमंत्री होती है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सुचेता कृपलानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध है मिल्क से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। ध्यान रखिएगा, जो भारत में श्वेत क्रांति है उसका जनक किसे कहा जाता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वर्गीज कुरियन का नाम याद रखिएगा। वर्गीज कुरियन को भारत में दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, और इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कि केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रेपो दर। मतलब कि आरबीआई जिस ब्याज पर, जिस रेट पर जो वाणिज्यिक बैंक हैं या व्यापारिक बैंक हैं उनको जो उधार देता है, तो उस दर को क्या कहा जाता है, उसको रेपो दर कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, यह प्रश्न 2021 के पेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है, या बताना है घटता है कि बढ़ता है, कि या फिर कांस्टेंट रहता है या स्थिर रहता है। तो जब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, डेवलप होगी अर्थव्यवस्था, वैसे वैसे जीडीपी में जो तृतीयक सेक्टर है या थर्ड सेक्टर है तो उसका अंश दोस्तों बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तृतीयक अंश क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में से किन्हें बीमा रक्षण प्रदान करती है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वह रबी तथा खरीफ फसलें दोनों के लिए रक्षण प्रदान करती है, बीमा रक्षण। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रबी तथा खरीफ फसलें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है यह कब स्टार्ट करी गई है, या पूछा जा सकता है, तो 18 फरवरी 2016 को यह स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, इसका समय ध्यान रखना है कब स्टार्ट करी गई थी। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। ठीक है, तो सीमेंस में जो मापन किया जाता है वह विद्युत चालकता का, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चालकता का मात्रक है सीमेंस, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्ल से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा। 20 प्रकार के टोटल अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है कि फंड्स पौधे के किस भाग में आते हैं, जो फंड्स होते हैं वह पौधों के किस भाग में आते हैं यह बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी, टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किनके तंतुओं का प्रयोग किया जाता है यह बताना है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनती है उसमें केवलर का प्रयोग किया जाता है, केवलर के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था, तो जो भारतीय संविधान है उसको किसने अपने हाथों से लिखा था, हैंड राइटिंग में, तो उसका जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, शायद पीछे 18 नंबर प्रश्न आपका रह गया है, तो देख लेते हैं इस प्रश्न को भी कि 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इनमें बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या रहता है, इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो रहता है, ग्रीन हाउस जो रहती हैं जितनी भी ग्रीन हाउस हैं उसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन है, ध्यान रखिएगा, वह है जलवाष्प का। ठीक है, फिर आ जाता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का, देन नाइट्रस ऑक्साइड का, और फिर मीथेन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन आदि यह सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं है। ठीक है,
देखिए जो ग्रीन हाउस गैसें रहती हैं वह क्या है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वातावरण है या जलवायु है, इसमें परिवर्तन करती हैं और भूमंडलीय जो ऊष्मीकरण है उसके लिए यही मेन जिम्मेदार गैसें होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने चर्चा कर ली है इसकी। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे फिर खाली जगह है किसकी मंजूरी है, मतलब किसकी मंजूरी चाहिए। तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी चाहिए किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1975 और 1977 के बीच जब आपातकाल इमरजेंसी लगी थी भारत में, तब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। दो सूची दी गई हैं, एक सूची में आपकी समितियां दी गई हैं, दूसरी सूची में उनके सुझाव दिए गए हैं। तो इनका सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। देखते हैं ए नंबर में जो दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने, ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय पद्धति की जो है सुझाव दिया था, तो 2 नंबर में मिल जाएगा। अशोक मेहता की यदि बात की जाए तो उन्होंने द्विस्तरीय पद्धति की बात की थी, तो 1 नंबर में यह मिल जाएगा। और जो LM सिंधवी हैं, इन्होंने स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात की थी, तो यह 4 नंबर में मिल जाएगा। लास्ट है डी नंबर कि GV.K. राव जो हैं, इन्होंने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात की थी, तो यह 3 नंबर में मिल जाएगा। इसलिए जो सही उत्तर होगा आपके 22 नंबर प्रश्न का वह हो जाएगा ऑप्शन सी 2 1 4 3। ठीक है, सही मिलान 2 1 4 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो उनका नाम था ऊषा मेहता। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऊषा मेहता। ठीक है, ऊषा मेहता ने कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन किया था, ध्यान रखिएगा। एक नाम और आता है राम मनोहर लोहिया का। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। यदि ऊषा मेहता ना रहती तो ध्यान रखिए मेन जो नाम है, मुख्य नाम है, वह है राम मनोहर लोहिया का। इन्होंने नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण स्टार्ट किया था। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी जो थी उसको त्याग दिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग जनसंहार। जो जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ था 1919 में, आप सभी जानते होंगे। इसी कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी जो इनको मिली गई थी, उपाधि, उसका त्याग कर दिया था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो कहाँ आयोजित किए थे, वह लखनऊ में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और सन भी आपको ध्यान रखना है 1916 में। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन एक ही जगह हुए थे, लखनऊ में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है। तो यह सम्मेलन या यह आयोजन कहाँ हुआ था, यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाहौर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1929 में। ठीक है, अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। तो देखिए ए में जो दिया गया है महात्मा गांधी, इनका सही सुमेल करना है। तो आप जानते होंगे महात्मा गांधी दांडी मार्च, बिल्कुल सही मिला हुआ है। बी में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो इसका 4 नंबर से मिल जाएगा आके। और खान अब्दुल गफ्फार खां की यदि बात की जाए तो वह लाल कुर्ती अभियान के प्रमुख थे, 2 नंबर से मिल जाएगा। और वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी 1 4 2 3। सही मिलान हो जाएगा 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि ये ऑप्शन में दिया गया है स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद के सामने दिया गया है रामकृष्ण मिशन। तो यह क्या ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका यही ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसा कि बी में दिया गया है राजा राम मोहन राय, इनके सामने आर्य समाज दिया गया है।
ठीक है, तो यह जो है गलत मिलान हो जाएगा, क्योंकि आर्य समाज की जो स्थापना की थी किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो यह गलत मिलान हो जाएगा। आपका सही मिलान ए ऑप्शन ही रहेगा। सी ऑप्शन में देखते हैं, दिया गया है रामकृष्ण परमहंस, उसके सामने रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की तो बात यहाँ पर हो ही चुकी है, तो इसका मतलब यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और इसका सन भी आपको ध्यान रखना है, 1897 में की थी। ठीक है, 1897 में। फिर डी ऑप्शन यदि हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती के सामने दिया गया है ब्रह्म समाज, तो यह भी गलत है। ठीक है, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी, ध्यान रखिएगा, वह थे राजा राममोहन राय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो चैत्य और विहारों का निर्माण जो किया गया था वह बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? मतलब कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तब भारत का वायसराय कौन था यह बताना है। तो तब भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते होंगे कब हुई थी, सन भी पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, और जो उस समय भारत का वायसराय था वह कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो हड़प्पा के नगर किस में नहीं पाए गए हैं? देखते हैं, ए ऑप्शन में हरियाणा दिया गया, इसमें पाए गए हैं। राजस्थान में भी पाए गए हैं, गुजरात में भी लोथल आप सभी जानते पाया गया, लेकिन उत्तराखंड में नहीं पाया गया है। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर। दो सूची दी गई हैं, एक सूची में सम्राट का नाम और दूसरी सूची में विरुद्ध। तो इसका सही मिलान करना है। ठीक है, कि इनको कौन सी उपाधि दी गई है, किस सम्राट को। तो जैसा कि ए में दिया गया है अशोक, तो अशोक की जो उपाधि थी वह प्रियदर्शनी थी, आप सभी जानते होंगे, तो ए का मिल जाएगा 2 नंबर में। फिर यदि बात की जाए समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता परक्रमांक, तो इसका ए में मिल जाएगा। अब यदि बात की जाए अगले चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य, तो यह सी का चौथा हो जाएगा। फिर स्कंदगुप्त की बात की जाए तो स्कंदगुप्त को कहा जाता था क्रमादित्य, तो यह 3 नंबर में मिल जाएगा। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 2 1 4 3। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो बाल लिंगानुपात दोस्तों 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बाल लिंगानुपात कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है या सबसे अधिक क्षेत्र स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? तो किस नदी को दिहांग कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे चीन में तिब्बत पठार पर किस नाम से जानते हैं? तो इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं, और अपने भारत में जब असम में रहती है या तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह निकलती कहाँ से है? तो ध्यान रखिएगा, यह तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में कौन सा बांध स्थित है? कोयना बांध। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी पर? कोयना नदी पर यह बांध स्थित है। ध्यान रखिएगा, कोयना नदी। और कोयना नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ियों से यह निकलती है। ठीक है, अब बी ऑप्शन में जो दिया गया है बीसलपुर बांध, तो ध्यान रखिएगा यह बनास नदी पर स्थित है राजस्थान में। अलमट्टी बांध ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी पर कर्नाटक में, और मेट्टूर बांध ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है
कि सारगैसो सागर कहाँ स्थित है। तो बताना है सारगैसो सागर कहाँ स्थित है, तो यह हिंद महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की एक वनस्पति पाई जाती है बहुत मात्रा में, जिस कारण ही इस सागर का नाम सारगैसो सागर पड़ा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है कि एक तरफ राज्य दिया गया है, एक तरफ राजधानी, सही मिलान करना है। तो देखिए सिक्किम की राजधानी आप सभी जानते होंगे गंगटोक होती है, तो 3 नंबर में मिल जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई 4 नंबर में मिल जाएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है, तो यह 2 नंबर में मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर या 1 नंबर। प्रश्न है एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी मुद्रा दी गई है, तो सही मिलान करना है कि किस देश की मुद्रा कौन सी है। तो जैसे कि ए में दिया गया है स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रैंक, तो यह 4th नंबर में सही मिलान होगा इसका। बी में दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की मुद्रा है वह रैंड, तो ए नंबर में 1 नंबर में इसका सही मिलान होगा। पराग्वे की बात करें तो पराग्वे की मुद्रा है गुआरानी, तो ऑप्शन 2 में यह मिल जाएगा। और डी में जो दिया गया है इरिट्रिया देश, इसकी मुद्रा है नाकफा, तो यह 3 नंबर में इसका सही मिलान होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए। तो देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए, देशांतर को मानकर, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अब यहाँ से 61 नंबर से और 70 नंबर तक जो प्रश्न है वह सभी करंट अफेयर से संबंधित हैं। आपके पेट के सिलेबस में 10 नंबर की करंट अफेयर आनी है, इसलिए यह 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से संबंधित है। तो 61 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2023 में अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो अभय एम सप्रे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा तुर्की एवं सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद मदद के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम था। तो यह जो अभियान चलाया गया था इसका नाम था ऑपरेशन दोस्त, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है। तो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जा रही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। 64 नंबर प्रश्न है कि FIH हॉकी विश्व कप जो पुरुष हॉकी विश्व कप है 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो इसको जीता है जर्मनी ने, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2021 का यूपी का जो सर्वोच्च संस्कृत का पुरस्कार है विश्व भारती पुरस्कार, यह प्रदान किया गया है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में भारत के किस शहर में विश्व का पहला पाम लीफ मतलब कि ताड़ का पत्ता वाला पांडुलिप संग्रहालय ओपन किया गया है। तो यह ओपन किया गया है तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक दी गई है, इसके राइटर का नाम बताना है कि पुस्तक का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है नीरजा चौधरी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC का उद्घाटन किया गया। तो IECC की स्थापना कहाँ की गई है यह बताना है। तो यह स्थापना जो की गई है वह न्यू दिल्ली में मतलब नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ओबरा डी तापीय परियोजना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह उज्जैन में लगाई गई है।
उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, आप सभी जानते होंगे, महाकाल नगरी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी के सामने यह घटना चक्र टो सीरीज का प्रैक्टिस नंबर 9 के जीएस के जितने भी 50 प्रश्न थे वह सब डिस्कस किए जा चुके हैं। अब अगला जो आएगा टेस्ट वह रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो यह वीडियो यदि आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल हो, आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।